हिस्सा ना बनाने के लिए वो मौलाना फजल रहमान जस्टिस को शाइख किस उस्मानी हद तक हमारे कायल साथ करने में मौजूद हैं, कामयाब। कानूनी माहिर। जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये जो तमाम जो तरामीम है ये मंजर आम पर आ गई हैं, क्या शामिल हो सकता है, क्या मौक़िफ़ है जुडिशरी के लिहाज से, आप किस तरह से देख रहे हैं? इतनी ज़्यादा तरामीम है कि सारे तरमीम का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो चंद जो सीधा सीधा तरमीमें हैं, ख़ास तौर से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो तरमीम है, ये मेरे ख्याल में ये तो यकीनन सही है, क्योंकि आजकल जो हो रहा है पिछले 2 साल से हमारे सियासतदान एक दूसरे के लड़ते झगड़ते रहते हैं और फ़ौरन फटाफट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है जो इसका काम है, लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करे, कमर्शियल डिस्प्यूट्स इतने बड़े बड़े हैं उनको सॉल्व करे, वो उसके बजाय वो इन सियासी कामों में लग जाती है कि किसको क्या होना चाहिए, किस सियासतदान को क्या फ़ायदा होना चाहिए। तो इससे मुल्क को नुकसान होता है। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन जाएंगी तो कम से कम ये चीज़ हट जाएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने से, और फिर सुप्रीम कोर्ट अपना काम सही तरीके से कर सकेगी। तो ये आप समझते हैं कि ये अहम जो है वो तरमीम होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन अदालतें बन जाएं और फिर वहाँ पर इस तरह के तमाम मामलात देखे जा सके, ताकि दीगर जो केसेस हैं उनको फॉलो करने का मौका भी मिल सके, वो भी साथ साथ चलते रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सीनियर जजेस का पैनल है उस पर डिसीजन लेना और फिर उसमें से सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का चुनाव, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में ये यकीनन सही नहीं है, क्योंकि पहले तो ऐसे ही होता था, पुराने ज़माने में तो ऐसे ही था। बाद में वो 19th अमेंडमेंट आई, उससे पहले जजेस केस था, और जजेस केस में ये फैसला हुआ था कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा। क्योंकि पहले यही होता था कि हर एक हुकूमत जो थी वो अपना पसंदीदा एक जज उसको चीफ जस्टिस बनाती थी, और फिर वो जजेस में आपस में डिस्प्यूट्स हुआ करते थे और बहुत से प्रॉब्लम्स होते थे, और फिर वो उनको इस्तेमाल भी करते थे हुकूमतें। तो अब ये अगर दोबारा उस चीज़ को लेके आएंगे तो वो प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाएगा, और जजेस में वैसे ही आजकल काफ़ी नाचाकी है आपस में। तो जब अगर ये दोबारा इस किस्म की वो प्रोविजन लेके आएंगे तो और भी प्रॉब्लम शुरू होंगे। तो ये तो यकीनन गलत फैसला है। पहले बड़ा अच्छा फैसला था कि सबसे सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाता था, आपको पहले से पता था कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा, तो कोई किसी पर असरअंदाज नहीं हो सकता। ठीक, क्या हुकूमत का किसी भी तौर से इन्फ्लुएंस हो सकता है इस मामले पर, अगर हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट जजेस की मूवमेंट होगी, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को अगर लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की जो इसमें तरमीम शामिल की गई है? जी, ये भी मेरे ख्याल में अपने हुकूमत ने अपने पास ही पावर रखने की कोशिश की है कि अगर वो किसी जज के फैसले से को पसंद नहीं करते किसी एक सूबे में, तो फिर उसको वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर दें। अब एक आदमी जो कराची में सिंध हाई कोर्ट में है, उसको आप भेज दें कहीं कोयटा या कहीं और जगह भेज दें, तो यकीनन वो तो खुश नहीं होगा। तो इस तरह से वो एक किस्म का इनके पास भी कंट्रोल रहेगा उनके ऊपर, तो ये यकीनन सही नहीं है। ठीक है, शाइख उस्मानी साहब ये भी समझना चाहते हैं कि ये जो तमाम 3 चीज़ें जो अहम हैं, एक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत का जिक्र किया, फिर सीनियरिटी वाइज जो जिक्र किया, थोड़ा सा पस मंज़र में जाना चाहेंगे। इससे पहले जब इसी तरह से डिसीजन लिया जाता था कि सुप्रीम जो चीफ जस्टिस साहब होंगे वो कौन होंगे, सीनियरिटी वाइज नहीं होंगे या जिसको हुकूमत चुनेगी, तो उस वक्त किस किस्म के डिस्प्यूट्स थे? उस ज़माने में बड़े प्रॉब्लम होते थे। आपको याद नहीं सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने में, जब मरहूम सज्जाद अली शाह, उनके ज़माने में क्या क्या चीज़ें हुई थी, और इससे पहले भी जजेस के दरमियान में काफ़ी प्रॉब्लम होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, और सुप्रीम कोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचता था उससे। और मेरे ख्याल में ये जब अगर ये दोबारा उसको लेके आ रहे हैं तो ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हमारी जुडिशरी को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, साबिक जस्टिस शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, और वो ये समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जा रही हैं, यानी अदालतें बनाई जा रही हैं, उससे एक तो ये होगा कि जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। साथ ही वो ये समझते हैं कि जो एक अहम चेंज किया जा रहा है कि अब
वफाक ये तय करेगा या हुकूमत ये तय करेगी कि 5 जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनमें से चीफ जस्टिस किसको तैनात किया जाना है, ये इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है और फिर उससे अदालतों में डिस्प्यूट्स होते थे, नाचाकी जो जजेस में थी वो बढ़ जाती थी। और इसके अलावा उनका ये समझना है कि अगर हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट जजेस को हुकूमत की जानिब से मूव किया जाएगा तो किसी भी केस के ऊपर जो हुकूमत का इन्फ्लुएंस है वो आ सकता है। आपको आगाह करें अपने व्यूअर्स को कि आज मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पेश किए जानी है कौमी असम्बली में। इस वक्त मुशावरतों का, गुफ्तगू का, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। नंबर गेम अब बहुत अहम है। अब जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है इस मामले पर वो ये है कि मौलाना फजल रहमान जिनकी 8 सीटें हैं कौमी असम्बली में, उनसे चंद ही लम्हे पहले यहाँ पर हुकूमती वफ़द मुलाकात करके जा चुका है। और अब बताया जा रहा है कि PTI की अपनी फरमाइश पर या उनकी मर्जी के हिसाब से मौलाना फजल रहमान से भी उनकी मुलाकात होगी। PTI अरकान उनकी रिहाइश का पहुँचेंगे और उस मुलाकात के बाद जो है वो डिसाइड किया जाएगा। साबिक जस्टिस नासिरा साहिबा हमारे साथ भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नासिरा साहिबा, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। जानना ये चाहते हैं जो शिके हैं इसको आप किस तरह से देख रही हैं? आज आर्टिकल 63, 175, 187 ये तमाम तर में तरमीम किए जाने का इम्कान है। देखिए, तरमीम की तो जरूरत वक्तन से वक्तन पड़ती ही है। आबादी हमारी जो है वो पहले से 4 गुना हो चुकी है, तो तरमीम की तो जरूरत ऑटोमेटिकली है क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा हो गई है। तो उसके साथ जजेस ने भी मुकाबला करना है और उनमें ऐसे चीफ जस्टिस ऐसा होना है जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, उंगली इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए वो पैनल जो है वो उसको सिलेक्ट करेगा तो सही सिलेक्शन होगी। मैं समझती हूँ इन तरमीम में कोई ऐसी बात नहीं है जो नागुज़ीर ना हो। हमारी चंद लम्हे पहले जस्टिस शाइक से बात हो रही थी। शाइक उस्मानी साहब का ये कहना था कि इससे पहले भी जो चीफ जस्टिस साहब थे उसको हुकूमत की जानिब से तय किया जाता था और उस वक्त सीनियरिटी के मामलात नहीं देखे जाते थे। सीनियर मोस्ट में से हुकूमत चुना करती थी, उस वक्त डिस्प्यूट्स हुआ करते थे। अब अगर ऐसा होगा कि अगर तरमीम ये पेश की जाती है कि 5 जो जजेस हैं सीनियर मोस्ट उनमें से चीफ जस्टिस हुकूमत चुनती है, तो क्या ये डिस्प्यूट्स दोबारा नहीं होंगे आपकी नज़र में? मैं समझती हूँ इनकी जरूरत तो नहीं है क्योंकि पहले तो एक वो जो है केस अल-जिहाद ट्रस्ट केस, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी जो थी वो डिक्लेयर हुई। इसका मतलब जो सीनियर मोस्ट जज है ही हैज द एब्सोल्यूट एक्सपेक्टेंसी कि वो चीफ जज बनेगा। ये अब इसको अपसेट क्यों करना चाह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आई। और मैं समझती हूँ कि ये जैसा था लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी की डॉक्ट्रिन बहुत ही अच्छी एंड इट वाज प्रॉपर। हाई कोर्ट में तो बहुत जरूरी थी, सुप्रीम कोर्ट में जाके ठीक है अगर 5 में से 1 सिलेक्ट कर ले तो वो बेहतर भी हो सकता। सही, जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करने की भी तजवीज़ है। आज जो अमेंडमेंट्स पेश की जानी है उसको किस तरह से देखते हैं आप? तो हर सूबे का अपना होना चाहिए जुडिशियल हायरार्की and that should be staying in that province alone, should not be intermeddling with another. अगर ये अमेंडमेंट कर दी जाती है इससे ओवरऑल जो जुडिशरी का सिस्टम है उस पर क्या फर्क पड़ सकता है, किस तरह से इन्फ्लुएंस हो सकता है ये फैसला? देखिए, फिर हर जो 5 जजेस हैं सब सोचेंगे कि मैं बन जाऊं तो हर एक को सिफारिश भी होने लगेगी, सब कुछ होने लगेगा। तो वो जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी की एक डॉक्ट्रिन अल-जिहाद ट्रस्ट केस में आई थी जो मैं समझती हूँ बहुत अच्छी, वो कायम रहनी चाहिए, उसको हमें छेड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आईनी अदालत के हवाले से आप क्या समझती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल जो जुडिशल होगी या कोर्ट्स होंगी उसको किस तरह से आप देखती हैं? क्योंकि इससे पहले ये समझा जाता है कि जब जो दीगर केसेस हैं वो हावी हो जाते हैं और केसेस के ऊपर, और इस तरह से दीगर केसेस जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, यानी जो नॉर्मल या आम लोगों के केसेस हैं वो नहीं, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, डाइकोटमी हो सकती है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चले और दूसरी तरफ चले ऑर्डिनरी केसेस, ताकि आम पब्लिक को भी अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उस तक एक्सेस हो। और दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है वो लैप्स न करें, वो भी चलते रहे। तो दोनों साइड बाय साइड चल सकते हैं। अगर जजेस की तादाद बढ़ाई जाए
anything can be done. This is not an impossibility. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنا بھی دیں لیکن ججز کی تعداد اگر نہیں بڑھتی ہے تو ان عدالتوں میں کون موجود ہوگا ان کیسز کو، یعنی دوسری عدالتوں سے ہی ججز یہاں پر موجود ہوں گے اور وہی ان کیسز کو سن رہے ہوں گے؟ نہیں، وہ علیحدہ ہوں گے، یہ علیحدہ ہوں گے. ڈائیکاٹمی کا مطلب ہے نا کہ ادھر کے ججز اپنے ہوں گے اور ادھر کے ججز اپنے ہوں گے. کانسٹیٹیوشنل کیسز والے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں ایکسپرٹ ہوں گے اور وہ کریں گے ہی صرف یہ کام. اور جو دوسرے ججز ہیں وہ آرڈنری لوگوں کی لٹیگیشن کریں گے تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو کہ ہمارا کام نہیں ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ. جی ناصرہ جاوید صاحبہ بہت شکریہ. سابق جسٹس ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس ترمیم کی کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے چیف جسٹس حکومت ڈیسائیڈ کرے گی اس کی فی الوقت کیا ضرورت ہے اور کیا کورٹ ٹو کورٹ یعنی ہائی کورٹ ٹو ہائی کورٹ ٹرانسفر کسی بھی طرح سے کسی بھی طور سے یہ انفلوئنس کر سکتا ہے. ابھی اپنے ویورز کو یہ بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کا وقت پہنچ چکا ہے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر. اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے افضل جاوید. جی جی بالکل، اس وقت مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کی دوڑیں لگی ہوئی. ایک طرف اب سے کچھ لمحے قبل جہاں حکومتی وفد جس کی سربراہی نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار کر رہے تھے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. اس ملاقات کے بعد وہ وفد روانہ ہو چکا، لیکن اب پاکستان تحریک